नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा 9155। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी यूनिट 1 के टॉपिक हायर एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर कुछ MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, देख रहे हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक नहीं है। तो 1857 के दौरान जो 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे वो उनमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। दिल्ली इनमें शामिल नहीं था। दिल्ली 1922 में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक उच्च शिक्षा में भारतीय इतिहास में हमेशा प्रमुख स्थान बनाए रखा है। आज भारत दुनिया में सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात अगर हम करें तो उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली 1823 के माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के मिनट से आती है, जिन्होंने अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान पढ़ाने के लिए स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया था। बाद में लॉर्ड मैकाले ने देश के मूल निवासियों को अच्छी तरह से अंग्रेजी विद्वान बनाने के प्रयासों की वकालत की थी। उसके बाद 1854 में सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इन्होंने प्राथमिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा की एक उचित रूप से व्यक्त योजना बनाने की सिफारिश की। यानी प्रॉपर तरीके से ये चाहते थे कि प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की एजुकेशन प्लान्ड हो। इन्होंने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की सुसंगत नीति के निर्माण की भी योजना बनाई। इसके बाद जुलाई 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे के विश्वविद्यालय और सितंबर 1857 में मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इससे पहले ब्रिटिश शासकों की इंजीनियरिंग, प्रशासनिक और चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ कॉलेजों की स्थापना की गई थी, लेकिन ये कॉलेज ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से ही संबंधित थे। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में केंद्रीय विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित किए गए पहले 3 विश्वविद्यालय थे, जबकि दिल्ली 1922 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक सबटाइटल राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस हैं राधाकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग। तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, इसका जो सही उत्तर है वो है कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग ये। अब देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारत सरकार और राज्यों की एक प्रमुख चिंता राष्ट्रीय प्रगति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में शिक्षा पर ध्यान देना था। तो कोठारी आयोग का गठन किया गया 1964 में। भारतीय शिक्षा आयोग ज्यादातर भारत में शैक्षणिक व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा पर कोठारी आयोग के रूप में लोकप्रिय है। दौलत सिंह कोठारी को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया जो उस समय यूजीसी के अध्यक्ष थे। आयोग का उद्देश्य सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रणाली के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करना था
और सभी स्तरों पर शिक्षा प्रणाली की प्रगति के लिए सुझाव देना था। कोठारी आयोग 1964-66 के बीच में था ने 1966 में राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के सबटाइटल के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की विशिष्ट विशेषता यह थी कि राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन शिक्षा है। ठीक, तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो सबटाइटल था, जो उपशीर्षक है राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवेश का तरीका प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रचलित था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होता था। तो कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा से होता था, या साक्षात्कार से, इंटरव्यू से होता था, अच्छी एकेडमिक साख मतलब अच्छी मेरिट, या फिर ये ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर जो एडमिशन का तरीका था वो था प्रवेश परीक्षा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही, योग्यता के आधार पर ही यहाँ पर एडमिशन होता था। देखते हैं, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, यह नालंदा में स्थित एक बड़ा बौद्ध मठ था। बिहार भारत के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है। ठीक है, बिहार में स्थित है। इसकी उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के तहत 5वीं और 6वीं शताब्दी की है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने नालंदा में धर्मोपदेश दिया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने नालंदा को अधिगम खान कहा, है ना, जो नॉलेज की माइन होती है, नॉलेज माइन उसको कह रहे हैं, लर्निंग माइन एक तरीके से। चिकित्सा विज्ञान सहित लगभग सभी विज्ञानों को उपनिषदों और वेदों के रूप में पढ़ाया जाता था। नालंदा के शिक्षकों के व्यावहारिक ज्ञान ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों को भी आकर्षित किया। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने नालंदा के परिवेश, वास्तुकला और सीखने के रिकॉर्ड को छोड़ दिया है। चीनी विद्वान जुआन जेंग ने 100 शास्त्रों को वापस ले लिया, जिनका बाद में चीनी में अनुवाद किया गया। तिब्बती सूत्रों के अनुसार पुस्तकालय धर्मगंज में रत्नासागर, रत्नों का महासागर, रत्नोदधि, रत्नों का सागर और रतन रंजका नाम की 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतें शामिल थीं। 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के अधीन मुस्लिम मामुलक राजवंश की सेना ने नालंदा को नष्ट कर दिया था। बाद में 19वीं शताब्दी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, ये तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया। ठीक है, प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश कठिन था। प्रवेश परीक्षा विद्वानों द्वारा उन छात्रों से ली जाती थी जो प्रवेश प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश का अधिकार था। प्रवेश पाने के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी और यहाँ पर रेजिडेंस, भोजन, कपड़े आदि की व्यवस्था मुफ्त थी। तो बड़ा ही अच्छा मामला था नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रहा है। तो वैदिक काल में शिक्षा का मामला है, तो वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो संस्कृत में दी जाती थी। तो उत्तर हो जाएगा 1 संस्कृत। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षा की वैदिक प्रणाली का मतलब यहाँ पर ये है कि 4 वेद, यानी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह बताते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का एहसास करना है और वैदिक काल में हर कोई शिक्षा प्राप्त करने का हकदार था। ठीक है, यह माना जाता है कि गुरुकुल प्रणाली के वैदिक काल के दौरान ही बनाई गई थी। जो गुरुकुल प्रणाली थी वो वैदिक काल में ही, ठीक है, अस्तित्व में आई। इस प्रणाली में शिष्य गुरु के पास रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, संस्कृत ने ब्राह्मणवादी शिक्षा के एक माध्यम के रूप में कार्य किया। ठीक है, वैदिक प्राचीन शास्त्र
संस्कृत भाषा में है सभी। वेदों को गुरु द्वारा मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा की वैदिक प्रणाली में शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या रहा है, संस्कृत रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के दौरान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य पूछा है, प्राचीन भारत में क्या था। तो ऑप्शन है मुक्ति या आज़ादी, सामग्री का विकास, व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सामाजिक मूल्यों का ह्रास। ये तो वैसे ही गलत है। व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्राचीन भारत में ऐसा नहीं सिखाया जाता था। सामग्री के विकास की भी बात नहीं है। तो कुल मिला के मुक्ति या आज़ादी, ये इस पर बात कर सकते थे, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के भारतीय सिद्धांत और जीवन और मूल्यों की संगत योजना का अंतिम परिणाम था। यह योजना इस तथ्य का पूरा ध्यान रखती है कि जीवन में मृत्यु भी शामिल है और दोनों पूर्ण सत्य हैं, क्योंकि यह एक संपूर्ण चक्र है और एक संपूर्ण सत्य सर्वोच्च के साथ अंतिम विलय की ओर ले जाता है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन के मूलभूत सत्यों का बोध, परिवर्तन, क्षय और विघटन से बचने के लिए स्वयं को सार्वभौम में विलय करके मृत्यु की समस्याओं को हल करना था। अविभाज्य का अर्थ मृत्यु निरपेक्षता से एक चूक और सार्वभौमिक का जीवन के साथ विलय था। अविभाज्य बंधन है, यह दृष्टि और ज्ञान को सीमित करता है। संपूर्ण के परिप्रेक्ष्य में जीवन की धारणा मुक्ति या आज़ादी है। व्यक्ति को अपनी मुक्ति और अपने बंधन, बीमारी, पतन और मृत्यु से बचना चाहिए। इसलिए आंतरिक मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए शिक्षा का मुख्य व्यवसाय था, न कि केवल मस्तिष्क या बाहरी शारीरिक इंद्रियों को। तो इसलिए प्राचीन भारत के दौरान मुक्ति या आज़ादी ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में स्थापित किया गया था। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। अच्छा, इसके बाद देखिए, कुमारगुप्त गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी ध्रुव देव के पुत्र थे। उन्होंने एक शेर को मारने की छवियों के साथ सिक्के जारी किए। उन्होंने एक सिक्का भी जारी किया जिसमें कार्तिकेय की तस्वीर है। ठीक है, माता भगवान शिव और माता पार्वती के एक पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी तस्वीर दिखाई गई है। बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य सम्राट और दुर्धरा के पुत्र थे। ठीक है, जिनका जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक है, इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, की मदद से नंद वंश को उखाड़ दिया और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो यह पूछा गया है कि दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। हाँ, आवासीय रेजिडेंशियल इंटरनेशनल। तो पहला इंटरनेशनल या यूँ कहें पहला रेजिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो खुली थी वो नालंदा ही थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हमें मिल गया। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में भारत उच्च शिक्षा का केंद्र था क्योंकि यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से
एक है। प्राचीन भारत में शिक्षा के बड़े केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें नालंदा, तक्षशिला दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और पुराने विश्वविद्यालय थे। ठीक है, नालंदा की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि विश्वविद्यालय का लंबा और प्रसिद्ध इतिहास था, जो 5वीं से 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक चला, और यह एक पूरी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा के खंडहर अपने वास्तुशिल्प घटकों के माध्यम से ज्ञान के समग्र स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो इस विश्वविद्यालय में खोजे गए थे। यह प्रकृति और मनुष्य के बीच तथा जीवन और अधिगम के बीच एक सहज सह अस्तित्व का सुझाव देते हैं। नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे स्थानों के विद्वानों को आकर्षित किया। इन विद्वानों ने इस अद्वितीय विश्वविद्यालय में परिवेश, वास्तुकला और सीखने के संदर्भ में अभिलेख छोड़ दिए हैं। सबसे अधिक विस्तृत लेख चीनी विद्वानों से प्राप्त होते हैं, और इनमें से सबसे अधिक जुआनजैंग हैं प्रसिद्ध, जो कई सौ धर्म ग्रंथों को वापस ले गए थे, जिनका बाद में चीनी में अनुवाद किया गया था। यानी जब वो गए तो वो यहाँ से कई सौ धर्म ग्रंथ ले गए और बाद में उन्होंने उसे चीनी भाषा में ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि जो पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो थी वो नालंदा थी, और रेजिडेंशियल भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये प्रश्न है, देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट है। कथन एक, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले औपनिवेशिक काल में हुई थी। अच्छा। कथन दो, ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार में रुचि रखती थी। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये जो दोनों कथन हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय का इतिहास 1857 में शुरू हुआ। यह भारत के आधुनिक विश्वविद्यालयों में सबसे पुराना है। ठीक है, कथन एक क्या कह रहा है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले औपनिवेशिक काल में हुई थी। ये बात तो ठीक लगती है, लेकिन अब देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान सबसे पुराने विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। प्रारंभ में अंग्रेजों ने भारत में 2 विश्वविद्यालय बनाए, कलकत्ता और मद्रास में दूसरा। ठीक है, वाराणसी में संस्कृत विद्यालय था। अंग्रेजों ने भारत में 2 विद्यालय स्थापित किए, जिनमें से एक कलकत्ता में मदरसा और दूसरा वाराणसी में संस्कृत विद्यालय था। उसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए देश में कई विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 3 सबसे पुराने विश्वविद्यालय सेरामपुर कॉलेज की सीनेट, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किए गए थे। दूसरा कथन है कि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार में रुचि रखती थी। तो यहाँ है, कंपनी कुछ शिक्षित भारतीयों को चाहती थी जो भूमि के प्रशासन में उनकी सहायता कर सकें। अब यहाँ हिंदी बोलने वाले लोग थे, हिंदी या अन्य भाषाएं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं थे, तो इसलिए उन्हें कुछ अंग्रेज चाहिए थे। साथ ही वे स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों को अच्छी तरह समझना चाहते थे। अंग्रेज यहाँ पर भारत के जो मूल जो यहाँ के रीति रिवाज थे और तौर तरीके थे उनको समझने के लिए। इस उद्देश्य के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून की शिक्षा के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। इसके बाद 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू दर्शन और कानूनों के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया गया था। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सही उत्तर है वो कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले जो स्कूल खोले गए या कॉलेज खोले गए वो कलकत्ता मदरसा और जो संस्कृत विद्यालय था वाराणसी में वो।
तो यहाँ पर ठीक है, ये है। तो हमने यहाँ पर कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।